बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो भी डायबिटीज़ पर है और ये जो डायबिटीज़ पे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये इसका चौथा पार्ट है, जिसमें मैं आज इंशाल्लाह आपसे इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने डायबिटीज़ पे 3 वीडियोज़ बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को इस वीडियो से पहले देखें, अगर आपने नहीं देखी तो, ताकि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ सके। उन वीडियोज़ में मैंने जो डायबिटीज़ की क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या उसका डायग्नोसिस होता है और कैसे प्रिवेंट किया जाता है, और जो है उसकी सारी जो एटियोलॉजी वगैरह और ये कैसे मतलब जो है स्टार्ट होती है, और क्या इंसुलिन का, क्या ग्लूकोज का क्या रोल है बॉडी में, वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको शुरू से लेके आखिर तक देखें, क्योंकि जो डायबिटीज़ है पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। तो इस वजह से मैं ये जो है एक वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो ये है ना कि इसका ये पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है। मतलब जैसे मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ किसी और डिजीज़ के साथ भी लिंक उसका हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है। और फिर ब्लड शुगर, आप जो उसकी मॉनिटरिंग, इंसुलिन और जो आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं वो इसकी ट्रीटमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और फिर ये कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, और अगर आप अपना वज़न जो है वो अच्छी तरह हेल्थ के उसमें जो क्राइटेरिया है उसके अंदर मेंटेन रखें, तो ये आपकी इसकी मैनेजमेंट ठीक मतलब कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, उस पर आप पूरी तरह अमल पैरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस पर ये आ जाते हैं कि जो हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। तो वैसे तो हेल्दी ईटिंग सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन डायबिटीज़ चूँकि उसमें एडिशनल एक फैक्टर आ जाता है, तो मतलब यह है कि चूँकि वो एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती है, तो इस वजह से आपको और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो जो इसकी पहले जो एक बिलीव था कि डायबिटीज़ की कोई स्पेशल डाइट होती है, पहले तो ये बात रखें इसकी कोई स्पेसिफिक जो है ना वो डाइट नहीं है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप जो है ना आपने जो डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और लीन प्रोटीन शामिल होने चाहिए, और होल ग्रेन्स, जिसमें मतलब जो वो न्यूट्रिशन भी आपकी हाई हो और फाइबर ज़्यादा और उसमें फ़ैट जो है ना और कैलोरीज कम हो। तो मतलब आप ओवरऑल एक ये सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जो भी फूड्स हैं प्रोटीन वाली हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चिकन वगैरह है, फ़िश है, तो इसमें जो है ना जिनमें फ़ैट्स कम होती है, जिन प्रोटीन में, उनको वो लीन प्रोटीन में की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो आपने लेने हैं। और मतलब जो भी मतलब हाई फैट की जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ख़ास तौर पे, वो जो है वो आप चीज़ें उससे बचना है। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और स्वीट्स जो है ना, मतलब पिछली वीडियो में भी कहा था, जो मिठाइयाँ और मीठी चीज़ जो इस तरह की बेकरी से चीज़ें वो चूँकि बिल्कुल वो रिफाइंड किस्म की वो उसमें शुगर होती हैं, तो इस वजह से उनसे बचना चाहिए। ये बेसिकली ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ जो हेल्दी डाइटिंग का, ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप सारे मतलब जिसको बंदे को डायबिटीज़ ना भी हो वो भी उस पर अमल करें तो वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। फिर यह क्या, अगर आप जो है ज़्यादा आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो डाइटिशियन वगैरह से भी आप के साथ रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको एक फूड के बारे में एक चीज़ गाइडलाइन दे देगा। लेकिन यह कि मैं आपको एक मुसरन और बिल्कुल क्लियर कट एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप बस हेल्दी डाइट रखें। जिस चीज़ में भी फ़ैट ज़्यादा है या जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, उस तरह की जो आप मतलब जो चीज़ों से परहेज़ करें। फिर दूसरे नंबर पे जो इसकी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है चीज़, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि जो है ना कम से कम हर बंदा जो है 30 मिनट मतलब कम से कम जो है वो मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब यह है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन, ठीक है।
तो आप 30 मिनट्स की आप एक एक्सरसाइज का वो प्लान बना लें। कुछ भी नहीं, अगर आप एक्सरसाइज होती जैसे स्विमिंग वगैरह सपोज जो है, या साइकिलिंग वगैरह अगर नहीं होती, तो सबसे बेस्ट क्या है, जो अक्सर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, जैसे जो है फॉर एग्जाम्पल एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिम वगैरह में, तो अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सबसे बेस्ट है कि आप ब्रिस्क वॉक करें, मतलब तेज़ तेज़ कदमों के साथ वॉक करें। तो अगर लेट से मिनिमम आप 30, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि 40 मिनट 50 मिनट या इवन घंटा, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम ये है कि आप 30 मिनट्स एक तरह का हर दिन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी और तेज़ तेज़ कदमों के साथ वॉक करनी है। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो ज़ाहिर है आपकी एक तो जो डाइट से वैसे आपका जो सेहत पे ओवरऑल अच्छा असर पड़ता है और बीमारियों पे भी। दूसरा ये है कि इसमें ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल एक्सरसाइज से रिड्यूस होता है, और वो जो शुगर या एक्स्ट्रा जमा होती है ना, वो सेल्स में चली जाती है, जहाँ पे वो एनर्जी के तौर पे यूज़ हो जाती है। और इसके अलावा फिर ये कि जो आपका जो एक्सरसाइज है वो इंसुलिन से सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी कि आपका जो बॉडी जो है ना वो उसको कम इंसुलिन चाहिए शुगर को जो है ना सेल की तरफ ले जाने में। आप समझ गए? तो मतलब एक्सरसाइज के ये दो बल्कि ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये समझ लें कि आप सादा लफ्ज़ों में मैं उसको आपको इस तरह बता दूँगी कि आप तेज़ तेज़ कदमों के साथ वॉक करेंगे तो ये समझ लें कि जो आपकी जो शुगर एक्स्ट्रा ब्लड में जा रही है वो टिश्यूज़ में, जो आपकी बॉडी आपकी मसल जो काम कर रहे हैं एक्सरसाइज में, वो यूज़ कर लेंगे। अब इसकी हम ट्रीटमेंट जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट मैं आपको उस तरह स्पेसिफिक बताने लगा हूँ। उसमें यह है कि जो आपकी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो चूँकि इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है, तो उसको जो है इंसुलिन इंजेक्शन उसमें लगाने पड़ते हैं, या फिर इंसुलिन का पंप मिलता है तो वो जो है वो आप इस्तेमाल करें। और आपको जो अपनी ब्लड शुगर जो है ना उसकी फ्रीक्वेंट चेक करने पड़ते हैं। और एक चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करनी पड़ती है, मतलब वो एक तरह का डाइट का आपका जो प्लान है, ठीक है। फिर इस तरह जो ट्रीटमेंट टाइप 2 जो उसकी टाइप 2 की ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करें, और आपका ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करने, और उसके साथ साथ आपने मेडिकेशन जो है ना वो लेनी है। मेडिकेशन में जो है आप ये भी हो सकता है टाइप 2 में कि आप सिर्फ मेडिकेशन ही लें, या इंसुलिन भी लेनी पड़े, या कंबाइन करके दोनों लेनी पड़े। तो ये आप ध्यान में रखें। अब इसमें ये आता है कि आपको जो है ना आपने शुगर जो अपनी उसको मॉनिटर करना है, जो ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के जो टाइप 1 के जो पेशेंट जो इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें यह है ना कि आप कम से कम आप 4 दफ़ा दिन में रिकॉर्ड करें, मतलब जब आप इंसुलिन ले रहे हो। तो क्योंकि आपकी जो केयरफुल मॉनिटरिंग है वही जो है ना आपका ब्लड शुगर लेवल को जो है ना सही प्रॉपर मेंटेन कर सकती है। और जो डायबिटीज़ जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, उन चूँकि इंसुलिन जो नहीं ले रहे, तो उनको ज़्यादा जो है ना शुगर, मतलब जैसे टाइप 1 वाले को जो है फ्रीक्वेंटली डेली चेक करनी पड़ती है, उनको वो ज़्यादा मतलब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा 4 दफ़ा मतलब डेली चेक करें, वो कम भी चेक कर सकते हैं। फिर ये कि जो इंसुलिन जो लोग ले रहे हैं वो एक मॉनिटर भी जो है ना उसमें वो उसको कहते हैं कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो है वो भी उसमें वो उसकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन वो जो है ना कम्प्लीटली ये टेक्नोलॉजी जो है ना ग्लूकोज मीटर को इस अभी तक रिप्लेस नहीं कर सकी, लेकिन यह कि जो आपका जो उस चीज़ को रिड्यूस कर सकती है, जो आपको जो फिंगर स्टिक्स जो है ना वो मतलब जो है ब्लड शुगर के जरिए बार बार चेक करने के मतलब एक तरह की उसकी एक रिप्लेसमेंट है। और आपकी जो शुगर ब्लड शुगर के लेवल को की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, मतलब जो शुगर की जो कंटिन्यू जो ग्लूकोज मॉनिटर होता है। एक तो मतलब बार बार वो प्रिकिंग की वो ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने मतलब जो ग्लूकोज जो नॉर्मल जो आप चेक करते हैं, तो इसका ये ग्लूकोज मॉनिटर का फ़ायदा है। लेकिन ये है कि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अभी जो है ना इतनी ज़्यादा अभी वो नहीं आई सामने, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी अभी नहीं हुई। फिर ये कि अगर आप पे केयरफुल मैनेजमेंट भी करें ब्लड शुगर, फिर भी आपका जो ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस वजह से आपको जो है ना आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि आपको जो है मतलब जब आपकी जो
जो शुगर क्यों ज़्यादा होती है, अलग अलग से आपने कोई ख़ास ऐसी चीज़ खा ली है, या फिज़िकल एक्टिविटी से इतना नहीं हो रही, या कोई और इलनेस, या आपको स्ट्रेस हो गया है, तो वो जो है ना, या वुमेन में अगर हार्मोन के लेवल फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उसमें ये मतलब जो है ना आपको ये केयरफुल मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि जो है ना आपका जो है, कि शुगर का लेवल फिर भी अगर अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर भी फिर भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। मतलब ये ना कि ये आप सारी, अगर लेट्स से कि आपका शुगर ज़्यादा हो रही है एकदम से, या तो आप ये खुद डिटरमिन करें कि आखिर क्या मैंने आज खा लिया, या किस वजह से, कोई स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, तो इस वजह से ये जो है ना आपको इस तरह की केयरफुल मॉनिटर करनी पड़ती है। फिर ये है कि जो डॉक्टर जो है वो आपको, जो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया, वो A1C जो है टेस्ट जो है ना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का करवा सकते हैं। वो आपके पास 2 to 3 मंथ्स जो है ना शुगर का जो वो लेवल जा रहा हो तो उसका वो एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बल्कि ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रिपीटेड डेली ब्लड शुगर नहीं चेक कर सकते, तो ये जो A1C जो टेस्ट है, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का, ये बड़ा एक बेहतर टेस्ट है। उसमें यह ना कि जो आपका मतलब अगर वो ऊपर नीचे हो तो आपको ये पता चल सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि आपको कोई आपकी मेडिकेशन की चेंज की ज़रूरत है, या इंसुलिन जो है, या मील प्लान की कुछ चेंज की ज़रूरत है। तो लेट्स से कि आप फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग नहीं कर सकते, बार बार जो टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो ये जो आप इसका जो है ना रेगुलर जो A1C जो टेस्ट करवा लिया करें। तो इसका जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, देखिए अगर 7% से बिलो हो जो है A1 लेवल, तो वो जो है ना एक तरह का आपके लिए अच्छा है। मतलब इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट ठीक जा रही है। फिर ये कि जो लोग जैसे मैंने बोला कि जो टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं, उनको वो इंसुलिन थेरेपी अगर वो उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, तो उसमें यह कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो टाइप 2 की डायबिटीज़ में, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो ख़वातीन होती हैं, उनको भी इंसुलिन लगाई जा सकती है। फिर यह कि जो कई इंसुलिन की कई किस्में अवेलेबल हैं, जिसमें रैपिड एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट ऑप्शन है। तो वो जो है डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है, तो आपको जो है ना वो आपको डॉक्टर उस हिसाब से जो है ना उसके इंसुलिन के मिक्सचर रिकमेंड कर सकता है, मतलब डे एंड नाइट के हिसाब से। और चूँकि इंसुलिन ओरली नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसकी जो है ना वो स्टमक के जो एंजाइम है इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस वजह से जो है ना जो है इंसुलिन जो है ना एक फाइन नीडल और सिरिंज से जो है ना, या फिर इंसुलिन पेन से जो है ना वो इंजेक्ट की जा सकती है। तो वो कई तरह की वो अवेलेबल हैं, जो है इंसुलिन पेन की जो और नीडल्स वगैरह, जो आप साथ साथ इमेजेस वगैरह भी देख रहे हैं, ठीक है। अब जो इंसुलिन जो पंप होता है, उसमें यह कि उसमें वो जो है वो एक तरह का वो सेल फोन के, जो इंसुलिन पंप है वो सेल फोन की साइज़ की तरह होता है, जो आपकी जो बॉडी के साथ आप ये समझ लें कि वो पैन लेते हैं, जिसके साथ वो ट्यूब कनेक्टेड होती है, और रिजर्वायर के साथ ट्यूब कनेक्ट होती है एक रिजर्वायर और इंसुलिन से, और वो कैथेटर से आगे कनेक्ट होती है, जो आपको जो है स्किन के नीचे वो उसके साथ लगाया जाता है। तो ये इंसुलिन पंप ऐसे चलता है। फिर इसमें यह कि ट्यूबलेस पंप भी आ गए हैं, जो वायरलेसली वर्क करते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी चॉइस खुद की, किस तरह की आप ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर इसमें कुछ इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स भी आ रही हैं, जिसको आर्टिफिशियल पैंक्रियाज कहते हैं, कि वो जो है ना वो मतलब उसका जो उसको क्लोज लूप इंसुलिन डिलीवरी का सिस्टम भी कहते हैं। तो वो जो है ना वो एक कंटिन्यूस जो है ग्लूकोज मॉनिटर से लिंक करता है आपके जो है ना इंसुलिन पंप से। तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली डिलीवर करता है करेक्ट अमाउंट जो इंसुलिन को होती है जब भी रिक्वायरमेंट हो। तो ये जो है ना ये नई चीज़ें काफ़ी आ रही हैं, कुछ इसके इनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसमें काफ़ी मतलब जो है ओरल मेडिकेशन भी हैं, अवेलेबल हैं ओरल के फॉर्म में, और इंजेक्टेड मेडिकेशन भी हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ जो ओरल मेडिकेशन आती हैं वो आपकी जो पैंक्रियाज होता है, लबलवा जहाँ से इंसुलिन बनती है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन ज़्यादा बना सके। फिर कुछ और मेडिसिन आती हैं जो आपके जो जिगर में जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है, तो वो जो है उसको उसकी प्रोडक्शन कम करती हैं। तो उस जैसे जो है ना आपको जो है ना मतलब ये कि फिर आपको कम इंसुलिन चाहिए होती है शुगर को सेल पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर ये है कि कुछ मेडिसिन है जो आपका जो स्टमक के एक्शन को ब्लॉक करती हैं,
कि जो मतलब जो स्टमक एक्शन में और फिर जो उसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं उसको जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो आप जिससे आगे शुगर बनती है वो उसको जो ब्रेक करते हैं जो एंजाइम उनके एक्शन को इनहिबिट करती हैं। और जो है तो उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो ये है मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज के नाम ग्लूमेटजा के नाम से भी आती है। तो ये जो टाइप 2 के मेडिकेशन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आमतौर पे ये जो हम फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है मेटफॉर्मिन जो है मतलब ग्लूकोफेज प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर इसमें जो जदीद ट्रीटमेंट्स आ रही हैं कि उसके पेंक्रियाज के ट्रांसप्लांट भी कंसिडर किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग वो नहीं है ट्रांसप्लांट की, क्योंकि इसमें ये होता है कि उस पर फिर मुसलसल जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी पड़ती हैं ताकि जो ट्रांसप्लांट का आर्गन वो रिजेक्ट ना हो, बॉडी रिजेक्ट ना करे, तो वो भी उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो है इसके अलावा मतलब जो है ना कि वो ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन उनको आमतौर पे कंसिडर किया जाता है कि जो जिनको किडनी ट्रांसप्लांट भी चाहिए होता है। तो ये जो है ना ये मतलब इसकी जो ट्रांसप्लांट के अपने चूँकि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इसको ये इतना कोई पॉपुलर नहीं है। फिर एक बैरियाट्रिक सर्जरी आती है जो मतलब जिन लोगों का स्टमक मतलब बहुत ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें मतलब जो है उनका अगर BMI जो है 35 से आई हो तो उनका वो स्टमक की वो सर्जरी कर देते हैं, मतलब एक तरह का वो काट देते हैं कुछ पोर्शन, तो उससे उनका वज़न कम हो सकता है। तो उसको ज़ाहिर है अगर वज़न कम होगा तो शुगर के जो है ना लेवल पे भी जो मतलब उसको कंट्रोल करने पे भी अच्छा असर पड़ सकता है। अब इसी तरह जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट वही है कि आपका जो शुगर लेवल को सही तरह कंट्रोल किया जाए ताकि आपका जो बेबी जो उसमें यूट्रस में है वो उसकी ग्रोथ जो है ना वो सही रहे और मतलब ताकि और फिर कॉम्प्लिकेशन ना हो डिलीवरी के दौरान। तो वो जो है ना जितनी आदि डाइट और एक्सरसाइज जो मतलब जो है वो प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, तो वो फिर आपको डॉक्टर उस हिसाब से आपको जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें इंसुलिन भी जो है उसमें कभी कभी इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, या फिर ओरल मेडिकेशन। तो फिर यह कि लेबर के दौरान जब डिलीवरी हो रही थी उसके दौरान भी जो है ब्लड शुगर को मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंट्रोल के लिए ज़रूरी हैं। अब जो प्री डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट भी ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ टाइप 2 की तकरीबन उसकी ट्रीटमेंट सिमिलर। तो ये ना कि प्री डायबिटीज़ मतलब ये आप पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी तो आपको समझ आएगा कि वो एग्जैक्टली वो डायग्नोस उस बंदा उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता कि डायबिटीज़ है, लेकिन वो सारी जो हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर ज़्यादा होने की सिम्टम उसमें और ही होती है, मतलब लाइकली चांस है कि वो डायबिटीज़ को मतलब लीड कर जाएगी प्री डायबिटीज़। तो उसमें यह है कि उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना कम अज़ कम हम रिकमेंड करते हैं कि 150 मिनट जो है ना पर वीक जो है ना आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। और आप जो है ना अगर 7% आपका जो है अगर बॉडी का वेट लेट से आपका वेट ज़्यादा तो लूज़ करेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर सकता है किया जा सकता है। फिर ये कि प्री डायबिटीज़ में हम ग्लूकोफेज वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि डेवलप होने का, मतलब प्री डायबिटीज़ अगर आपको वर्सन हो रही है और आपको ये हम महसूस करें कि आपके हार्ट डिजीज़ का भी या फैटी लिवर का या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का भी खतरा है, तो फिर हम ग्लूकोफेज आमतौर पर रिकमेंड कर देते हैं मतलब प्री डायबिटीज़ में ही। फिर ये कि जो है अगर कंट्रोल आपका लिपिड मतलब प्रोफाइल में गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसकी कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन ड्रग्स आती हैं, तो वो जो है वो दी जा सकती हैं इस प्री डायबिटीज़ में। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए वो ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन देनी पड़ेगी। फिर यह कि डॉक्टर कभी कभी लो डोज एस्पिरिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं इस कंडीशन में, ताकि आपको जो है कोई हार्ट अटैक वगैरह की मतलब जो है चूँकि उसमें वो क्लॉट्स डिपॉजिट का आर्टरीज में ख़तरा होता है, तो ताकि वो ज़्यादा डिपॉजिट ना हो और हार्ट अटैक के ख़तरे से बच सके। तो ज़ाहिर है फिर इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना पड़ता है। अब इसमें साथ साथ मैं थोड़ी सी आपको कुछ इमरजेंसी सिचुएशन भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह की आप सिचुएशन से गुजरे हैं तो आपको डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करना चाहिए। एक तो ये कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब एकदम से आपकी हाई ब्लड शुगर भी बढ़ सकती है, इवन आपका अच्छा कंट्रोल भी है, लेकिन ये कि आप जितना अच्छा कंट्रोल होगा तो आपका जो है वो शुगर कंट्रोल ही रहेगी। लेकिन कभी कभी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है, जैसे अगर आपने लट से खाना ज़्यादा खा लिया, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या कोई जो है ना आपने मेडिकेशन मिस कर दी है, ठीक है,
तो वो फिर आप आपकी जो उस तरह की सिम्टम होना शुरू हो जाएंगी, जैसे बार बार आपको यूरिन आ रहा है, बार बार ज़्यादा प्यास लग रही है, आपका माउथ ड्राई हो गया है, आपकी जो है धुंधला नज़र आना शुरू हो गया है, फटीक हो रही है या मतली वगैरह की फील हो रही है, तो इसका मतलब ये हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो आप जो है ना फिर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपका डॉक्टर आपकी मेडिकेशन या मील प्लान को एडजस्ट कर सके। फिर इसमें एक और मेडिकल इमरजेंसी होती है इन शुगर में, ख़ासतौर पे जो टाइप 1 के जो पेशेंट में एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। उसमें यह कि जो आपकी बॉडी सेल्स को अगर वो एनर्जी नहीं मिल रही तो आपको जो है ना वो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। तो वो जो एक टॉक्सिक एसिड उससे प्रोड्यूस होते हैं जिनको कीटोन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पे बंदे की जो भूख बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कमज़ोरी हो जाती है, उल्टी आ सकती है, बुखार हो सकता है, और जो है ना आपका मैदे में दर्द हो सकता है, और जो है ना आपकी ब्रेथ जो है ना वो स्वीट फ्रूटी टाइप की ब्रेथ हो सकती है। तो वो जो है ना उसमें यूरिन में चेक हो सकता है, जो अगर कीटोन्स आ रहे हों तो उसमें ओवर द काउंटर कीटोन्स की टेस्ट किट भी मिलती है। तो इसमें यह है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो एक एमरजेंसी होती है जिसमें जो है ना ये जो टाइप 1 में जैसे मैंने बताया कॉमन है, तो उसको फिर अप्रोप्रिएट जो है ना डॉक्टर उसके जो एमरजेंसी में इलाज करते हैं। फिर इसमें एक और एमरजेंसी जो होती है ख़ासतौर पे जो टाइप 2 के जो डायबिटीज, वो जो डायबिटिक कीटोसिस पहले जो मैंने बताया वो जो है टाइप 1 में ज़्यादा होती है। तो ये जो दूसरी एक एमरजेंसी जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो वो जो है ये जो है ना टाइप 2 वाले पेशेंट्स में होती है, जो इसमें ये एकदम से शुगर बंदे की बहुत हाई हो जाती है 600 मिलीग्राम से या उससे ऊपर, मतलब जो 33 मिलीमोल पर लीटर से ऊपर हो जाती है। उसमें यह कि आपका माउथ ड्राई हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, फीवर हो सकता है, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन हो सकता है, और आपका जो नज़र जो है बहुत ज़्यादा आपका बिल्कुल एकदम से जो है ना उसमें धुंधलापन आ सकता है, और आपकी जो हेलुसिनेशन हो सकती है, मतलब जो है ना आपको अजीब सी साउंड्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई शुगर होने की वजह से होता है, जिसमें आपका जो ब्लड है वो बहुत थिक हो जाता है जो है ना। उसमें यह है कि जो आमतौर पे कोई लट से कोई और बंदे को मतलब शुगर की बीमारी के साथ टाइप 2 का वो शिकार है, उसके साथ कोई और इलनेस इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से ये एक तरह का इन्फेक्शन उसको ट्रिगरिंग फैक्टर है इस हाइपरऑस्मोलर जो है सिंड्रोम में, ठीक है। तो वो इसमें ये भी एक एमरजेंसी है, तो आप फौरी तौर पे आप डॉक्टर को एमरजेंसी में मतलब कॉल करके वो जाना चाहिए। फिर इसमें कभी कभी एक जो है एक और एमरजेंसी में जो शुगर वाले पेशेंट का शिकार हो सकते हैं वो यह है कि आपकी ब्लड शुगर लो भी हो सकती है एकदम से, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको हम कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो है ना वो अगर लेट से कि कोई बंदा जो है वो जो है मेडिकेशन उसने ज़्यादा ले लिए हैं या इंसुलिन ज़्यादा ले लिए है, तो एकदम से ब्लड शुगर नीचे ड्रॉप हो सकता है, और कभी कभी ब्लड शुगर बगैर किसी वजह से भी जो है ना वो ड्रॉप हो सकता है ज़्यादा। तो लेट से सपोज आपने खाना नहीं खाया या आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली जिससे एकदम से शुगर आपकी लो हो सकती है, या ज़्यादा आपने जैसे मैंने बताया शुगर मतलब इंसुलिन ज़्यादा आपने ले लिया है या जो मेडिकेशन है वो ज़्यादा ले लिए हैं, तो मतलब उसको कंट्रोल करने के कुछ लोग खुद ही अपनी सेहत पे तजर्बे करते रहते हैं, तो वो ये नहीं ख़तरनाक हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस वजह से आपको जैसे मैंने पहले बोला है कि आपकी ब्लड शुगर अच्छी तरह से के रेगुलरली मॉनिटर करनी चाहिए। तो इसमें यह है कि कभी जो सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया की वो भी थोड़ा नोट कर लें। एकदम से पसीने आ सकते हैं, ठंडे पसीने, बिल्कुल आपको शेकीनेस हो सकती है, मतलब आपको कांपने लगता है जिस्म, भी कमज़ोरी, और जो है एकदम से बहुत ज़्यादा भूख और चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपकी दिल की धड़कन और बढ़ सकती है, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन, फेडनेस और जो सीजर्स हो सकते हैं। तो वो जो है ना वो एकदम से अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए कि आप सस्पेक्ट करें या आप खुद जान लें, तो आपको एक तरह का फौरी तौर पे फ्रूट जूस वगैरह पी लें या ग्लूकोज की टैबलेट ले सकते हैं कि आपका, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी का बायस हो सकता है। तो इस वजह से अच्छी तरीके से आप जितनी मॉनिटर करेंगे अपनी ग्लूकोज, तो वही आपके लिए अच्छा है। अब इसमें मैं कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जो है ना मैं भी वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया कि हेल्दी फूड्स जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप हेल्दी फूड्स खाएं, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा फैट वाली शुगर वाली चीज़ें परहेज़ करें, और फिर ये कि फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो हम कहते हैं जो 30 मिनट्स जो है मिनिमम 30 मिनट्स जो है। वैसे बेहतर यह है कि आप
मैं जो रिकमेंड अक्सर करता हूँ 40 मिनट्स टू 1 आवर, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ब्रिस्क वॉक वाला, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। फिर ये कि कोई एक्सरसाइज की कम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, जैसे थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग और योगा कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को डांस वगैरह करने का शौक़ है इस तरह के, तो वो डांस करने से एक ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए एक तरह से अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी शुगर, चूँकि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है, तो वो काफ़ी वो कंट्रोल हो सकती है। तो इसमें यह ना कि आप बेहतर है कि कंबाइन कर लें, मतलब थोड़ी बहुत एक तो एक्सरसाइज जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज के साथ जो है ना नॉर्मल आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी मतलब वॉक वगैरह उसके साथ कंबाइन कर लें तो और वो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसमें आप ये चीज़ें आपको ख्याल रखना ही चाहिए कि आप जो है ना वैसे तो यहाँ वेस्ट पाकिस्तान वाला तो इतना वो नहीं है, तो यहाँ पे तो ब्रेसलेट वगैरह पहन लेते हैं लोग, जिसमें कि आपको मतलब कि ये पता चल ब्रेसलेट पे एक तरह का वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, फिर ये कि ग्लूकागोन किट एक आती है जो है ना, वो आप एक जो है ना वो आप पास रखा करें। उसमें यह था कि वो जो लो ब्लड शुगर, जैसे मैंने बताया ना हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो वो जो ग्लूकागोन किट जो है ना वो एक आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है, मतलब एक तरह की इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो आप जो है कर सकते हैं। फिर यह कि आप अपना रेगुलर अपना एक तो आई का एग्ज़ाम, चूँकि मैंने बताया ना जो पिछली वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन आई की होती है, तो आपका जो रेगुलर आई चेकअप होना ज़रूरी है ईयरली बेसिस पे। तो मतलब जो डायबिटीज़ की रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं तो वो आई स्पेशलिस्ट आपका चेक कर सकता है। फिर जो है आपकी वैक्सीनेशन जो है ना बिल्कुल अपडेट रखें, जो है क्योंकि आई जो ब्लड शुगर होती है आपका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। तो जो फ्लूड का जो वैक्सीन आता है वो हर साल लेना चाहिए। फिर यह कि निमोनिया वैक्सीन भी डॉक्टर आपसे रिकमेंड कर सकता है। तो इसके अलावा जो है अमेरिका में तो CDC जो हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी रिकमेंड करती है, मतलब अगर आपको पहले वैक्सीनेशन ना हुई हो। ठीक है, मतलब अगर आपकी एज 19 to 59 है टाइप 1 और टाइप 2 के साथ, तो ये जो है ना हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी रिकमेंड की जाती है। फिर ये कि इसमें यह कि आप जो है ना अपने पाँव की तरफ आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना जो पाँव आपने डेली धोने हैं थोड़ा नीम गर्म पानी में। ठीक है, और जो है फिर उनको अच्छी तरीके से ड्राई करना है, ख़ास तौर पे जो टोज़ के दरमियान, और उसको कोई लोशन से मॉइस्चराइज कर रहे हैं लेकिन वो टोज़ के दरमियान मॉइस्चराइज़र वो नहीं डालना। और हर रोज़ आपने अपने फीट जो है ना ब्लिस्टर वगैरह कट्स या सोज जो रेडनेस और स्वेलिंग के लिए अपने फीट चेक करने हैं। तो अगर आपको कोई फीट में कोई मतलब जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कोई लट से ब्लिस्टर या रेडनेस वगैरह, तो वो आप डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि फीट का केयर बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि आपने ब्लड प्रेशर अगर है उसका आपने और कोलेस्ट्रॉल का आपने सही तरह कंट्रोल करना है, मतलब हेल्दी डाइट वगैरह से और एक्सरसाइज से। तो मेडिकेशन अगर वो ज़ाहिर डॉक्टर दे रही है, लट से कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन मिली तो वो भी आपने बाकायदगी से करनी है। फिर यह कि गम इन्फेक्शन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपने अपने टीथ का सही जो है ना ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करनी है ट्वाइस ए डे। तो फिर यह कि अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप रेगुलर आप डेंटल एग्जाम भी चेक करें। अगर आपके लट से गम ब्लीड कर रहे हैं तो या स्वेलिंग होगी गम्स की, तो आप फौरी तौर पे डेंटिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। फिर यह कि जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो उसमें डायबिटीज़ के अलावा जो है जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है उसका वो रिस्क बढ़ सकता है। तो वो फिर वो जो है ना उसकी स्मोकिंग के लिए, वैसे मैंने स्मोकिंग पे भी एक वीडियो बनाई है। स्मोकिंग तो खैर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कोई अच्छा असर हो बॉडी की, तो वो स्मोकिंग आप जो है ना क्विट करने के भी तरीके हैं, तो वो डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त मैंने तरीका हमने यूज़ किया है काफ़ी पेशेंट पे। फिर यह कि जो लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन कुछ एशियन कंट्री में भी ड्रिंक करते हैं, तो वो आप अल्कोहल पे आप उस पर काबू पाएँ, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा है। और जो अगर कोई स्ट्रेस होता है आप तो उसको सीरियसली लें, तो क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल में भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो आप जो है ना अपनी एक लिमिट्स रखें, मतलब हर चीज़ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो जो है ना आप अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। फिर काफ़ी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आती हैं और फिर अच्छी आप नींद लें। मेरी ये जो चैनल है उबैद बीबी, इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन वाली वीडियोस भी हैं, जो म्यूज़िक थेरेपी के नाम से ना मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वो एक ये जो म्यूज़िक का भी बड़ा उसमें रोल है कि आपको रिलैक्स करता है।
फिर आप मतलब और रिलैक्सेशन जैसे डीप ब्रीथिंग वगैरह आती है और एक्सरसाइज, और मतलब जो है कोई भी जो आपको मतलब स्ट्रेस से बचाने वाली चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं ताकि आपको जो है ना ये शुगर कंट्रोल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वीडियो आज तो पूरी हो गई है। मैं तो हाँ इसके बल्कि जाते जाते मैं ये भी बताने लगा हूँ कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो ये क्लेम करते हैं और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, ये भी हर्बल और वो पता नहीं क्या क्या नुस्खे, वो नीम हकीम जो बैठे हुए हैं मतलब उन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहते हैं। वो कोई ऐसी प्रूवन नहीं है मेडिसिन, मैं आपको पहले से बता दूँ ये जो। और फिर यह कि अगर आपने कोई लेनी भी है, कोई तजर्बा करना भी है तो आप डॉक्टर से ज़रूर करें। तो ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही रखें, कोई आप हर्बल और उसमें जो देसी नुस्खे और उस तरह की ट्राई ना करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो ये आपको मैं एक तरह का वार्न कर रहा हूँ, वो उन चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 जो वीडियोस मैंने डायबिटीज़ पे बनाई है ये आज मुकम्मल हो रही हैं। तो आप इनको वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये डायबिटीज़ इतनी कॉमन बीमारी है, उतने पे लंबे जो है बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और इतना ये चूँकि कॉमन मादे तो जैसे मैंने मुनासिब समझा इसको पूरी तरीके से इसको डिटेल में आप लोगों को समझाया जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि यह ना कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट यूट्यूब की तरफ से आ जाए। फिर यह कि एक चीज़ लाजमी जो मैं अक्सर तकरीब वीडियो के एंड पे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चूँकि ये मेरा जो चैनल उबैद बीबी है वो खिदमत खल्क़ के लिए चैनल है, तो आप जितना मतलब शेयर आप करेंगे आगे लोगों से एक फैमिली के साथ तो आप शेयर करते होंगे, उसमें यह कि आप भी ये समझें कि उस एक कार्य खैर में आप एक तरह का हिस्सा ले रहे हैं कि जितनी आवाम को आगाही देंगे, जितने लोग ज़्यादा मेरी वीडियो देखेंगे, जितना ज़्यादा ये जो है मतलब ये जो मैं सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो वो जितना ज़्यादा उन मतलब वीडियो देख के अपनी सेहत के बारे में जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो चलें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।